तक हमने फिजिक्स देखी, केमिस्ट्री देख चुकी, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स के अभी कुछ टॉपिक्स देख चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा बायो की भी थोड़ी सी शुरुआत कर दी जाए। बायो का हमने पहला टॉपिक में उठाया लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन के थोड़ी बात कर ली जाए। तो देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहली बात है क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सीधी बात है, बात किसकी हो रही है? ह्यूमन की। अब डाइजेस्टिव बात की जाए, डाइजेशन मतलब होता है यानी कि खाने को पचाना, खाने को तोड़ना। हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो खाना खाते हैं तो खाना हम लोगों का ऐसा तो है नहीं कि सीधे हमने एक रोटी है तो वो सीधे हमने रोटी खा ली, तो उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम पहले तोड़ते हैं, फिर हम खाते हैं, फिर हमारे पेट में और क्या होता है, हमारे स्टोमक वगैरह में डाइजेशन होता है, उसको और तोड़ा जाता है। तो यही यानी कि डाइजेशन होता है। पहली बात तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तो डाइजेशन होता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने का तोड़ना, यानी कि खाने को तोड़ना। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि ऐसी फॉर्म जिसमें एब्जॉर्ब किया जा सके। तो पहले तो डाइजेशन की डेफिनेशन ही लिखते हैं। डाइजेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? हमने बताया द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड into simpler absorbable forms. ये क्या हुआ हमारा? डाइजेशन। अब देखो यहाँ पे सिंपलर लगा है, सिंपलेस्ट नहीं है, सिंपलर है मतलब ऐसी फॉर्म जिसमें बस एब्जॉर्ब हो जाए। ये नहीं कि सिंपलेस्ट नहीं हम तोड़ के रहेंगे और तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसको क्या है? डाइजेशन है, यानी कि ब्रेक डाउन करना फूड का, जो फूड हम खा रहे हैं उसको सिंपलर एब्जॉर्बल फॉर्म, मतलब बस वो इतना हो जाए, इतना तोड़ ले कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। यही क्या है? डाइजेशन। अब ह्यूमन में पड़ रहा है तो अब इसके क्या कहेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब इसकी शुरुआत करनी तो इसके लिए पांच क्या हमारी प्रोसेस होती है, यानी कि 5 तरह से होता है। जैसे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई आता है। तो ऐसे 5 स्टेप्स होती है। 5 स्टेप्स में होता है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम की 5 पहले जो वो है जितनी प्रोसेस पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसके फिगर की डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले 5 प्रोसेस आती है। सबसे पहली प्रोसेस आती है इंजेशन। कौन सी? इंजेशन। दूसरी आती है डाइजेशन। तीसरी आती है एब्जॉर्प्शन। चौथी आती है एसिमिलेशन। पांचवी आती है इजेशन। अब सोच रहे हो इतना गैप दे देंगे सारी शुगर, अभी इसमें बताएंगे। देखो 5 हमने क्या लिखी है? 5 टर्म्स लिखे हैं। अगर ये 5 टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाए तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाता है। और सबसे डिटेल में हमें कौन सा पढ़ना? तो बस यही पढ़ना आपका डाइजेशन, इसीलिए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। लाइफ प्रोसेस में भी आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप है। इन 5 स्टेप को सबसे पहले हम क्या करते हैं? ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहले हम फूड लेते हैं, तो फूड को क्या करते हैं? हम लोग खाते हैं, सीधी बात है। कोई चीज होगी, कोई चीज अगर हमें डाइजेस्ट करनी तो उसके लिए पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फूड को हमें लेना पड़ेगा, फूड को इनटेक करना पड़ेगा, इनटेक ऑफ फूड। देखो इन मतलब ही होता है चीज को अंदर लेना। बायो में देखो एक खासियत होती है, बायो में सबसे बड़ी खासियत क्या? अगर उनके वर्ड्स को डिकोड कर दो तो क्या है कि चीजें समझ में आने लगती हैं। अगर उनके वर्ड की एक एक चीज ढंग से पकड़ लो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि हमने केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें रिएक्शन बताई थी। तो रिएक्शन क्या था? हमने सारी डिकोड की थी नाम से ही। ऐसे आप देखो इंजेशन को आप देखो समझते हैं क्या? तो इसी से डेफिनेशन मिलेगी। इन मतलब होता है क्या? चीजों का अंदर लेना, चीजों का अंदर कमा, इनकमिंग आना। जेशन मतलब, अब जेशन क्या है? डाइजेशन से रिलेटेड है। तो अब डाइजेशन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खाने को अंदर लेना। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। इंजेशन, सॉरी। तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। अब हम लोग खाने को इंजेस्ट करते हैं, ह्यूमन की बात हो रही, ह्यूमन डाइजेस्टिव है तो ह्यूमन लोग किससे करते हैं? माउथ से। तो इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ इज कॉल्ड इंजेशन, बस इतना ही है इंजेशन, यानी कि माउथ से
खाने को खाना इंजेशन कहलाता है। अब खाना खाया तो अब हमारी बॉडी में क्या इनटेक हो गया, तो इनटेक ऑफ फूड का इज कॉल्ड इंजेशन। अब आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, दांत ये टीथ जो है यहाँ क्या करते हैं, खाने की ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि उसको पीसते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर खाना अंदर जाता है। तो यानी कि डाइजेशन में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन यहां तक ब्रेक डाउन पूरी प्रोसेस होती है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक, अब ये कहां से कहां तक होता है, माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है डाइजेशन। कहां से, ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू कहां तक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ब्रेकडाउन होता है फूड को कहां तक, माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म। हमने क्या बताया, ऐसी फॉर्म में तोड़ा जाएगा जिससे बस एब्जॉर्ब हो जाए। ये नहीं जैसे कि आप लोगों ने क्या हो, कोई चीज अगर कोई चीज कहा जाता है पीस दो, इसको महीन कर दो, तो एक महीन करने की लिमिट होती है ना कि कितना करना है। ये थोड़ा ना कि बस करते ही चलेगा, तोड़ना ही नहीं है। तो बस क्या करना है जिससे कि बस एब्जॉर्ब हो जाए। तो इंटेस्टाइन इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, बस सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन। अब आता है एब्जॉर्प्शन। भाई अब हमने खाना खाया है, ठीक, हमने क्या किया, फूड लिया यानी कि इंजेशन किया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन तक, मतलब पहले ओसोफेगस, फिर या स्टोमक, स्टोमक क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अभी होता है कि ये सब चीजें आएंगी। अब क्या है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हमने खाना खाए के लिए खाया, अब जो खाया है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। हमने खाना खा लिया, अब वो खाने का जो स्मॉल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म हुई है, अब वो क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। एब्जॉर्ब किस में होंगी, ब्लड में, यानी कि क्या होंगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी। तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, यानी कि एब्जॉर्बिंग ऑफ सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स या सिंपलर एब्जॉर्बेबल फूड। अब जो एब्जॉर्बेबल है वही एब्जॉर्ब होगा, तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड इनटू किसमें होगा, ब्लड में हो जाएगा या ऑर्गन्स में होगा, इनटू ब्लड। ठीक, अब इनटू ब्लड। एसिमिलेशन में क्या होगा, अब भाई इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म किसमें, ब्लड में आ गई। अब ब्लड क्या करेगा, उसका यूज करेगा, ब्लड से क्या होगा, अब होगा रेस्पिरेशन। भाई ब्लड में खाना आ गया, ब्लड में आ गया, तो अब क्या होगा, उसको रेस्पिरेशन, ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज तोड़ा जाता है, ये चीज आएगी विद रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसमें क्या होता है, एक तरह से सोचो, ये तुम्हारा खाना था, खाना इसमें टूटा, खाना किसमें टूट गया, ग्लूकोज में। ठीक, खाना हम लोग खाते हैं, रोटी खाई, तो रोटी एक तरह से क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो हमने रोटी खाई, तो यानी कि हमने क्या किया, इंजेक्शन किया रोटी का, रोटी टूटी सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में, किसमें, ग्लूकोज में टूट गई। अब ये ग्लूकोज क्या हुआ, ब्लड में चला गया। अब इसको दोबारा से बता देंगे। अब ग्लूकोज ब्लड में चला गया, अब ग्लूकोज का क्या होगा, रेस्पिरेशन, जिससे कि हमें मिल सके एनर्जी। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि यूज ऑफ सिंपल एब्जॉर्बल फूड, यूज ऑफ सिंपलर एब्जॉर्बेबल फूड टू गेट एनर्जी लेने के लिए, और रिपेयर टिश्यूज, यानी कि कोई टिश्यू वगैरह खराब हो गया, सेल खराब हो गई तो उसको रिपेयर करने के लिए, और टू गेट वर्क, और काम करने के लिए, टू गेट एनर्जी और रिपेयर टिश्यूज, और टू वर्क, हमें काम करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो सब कहां से आता है, एसिमिलेशन से। अब इजेशन क्या है, लास्ट प्रोसेस। अब इजेशन क्या है, ये हो गया इंजेक्शन। भाई देखो, कोई भी रिएक्शन 100% कभी होती नहीं, हर रिएक्शन में बेस्ट मटेरियल बचता है। एग्जांपल, आप कागज जलाते, कागज जलाने के बाद क्या बचता है, राख। कोयला जलाते, कोयला जलाने के बाद भी राख। लकड़ी जला रहे तो बचेगा क्या, राख। पेट्रोल या डीजल गाड़ी में जलता है तो उसमें क्या निकलता है, धुआं, स्मोक निकलता है। तो यानी कि 100% रिएक्शन तो कुछ होती नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ बेस्ट मटेरियल निकलता ही। अब हमारी बॉडी भी है, इतनी सिस्टम कर डाला, इतनी सब रिएक्शन हो गई, तो हमारी बॉडी में भी क्या कुछ ना कुछ बेस्ट मटेरियल बनना है। तो वही बेस्ट मटेरियल क्या कहलाता है, स्टूल, जो सुबह सुबह बाहर करते हैं। यानी कि इजेशन में क्या है, यानी कि बॉडी से बाहर करना, इजेशन, ई, ये किससे आया, एग्जिट से। किससे आया, एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता, बाहर करना। तो यानी कि इसमें क्या होगा, एग्जिट ऑफ बेस्ट मटेरियल, एग्जिट ऑफ बेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, जो किसके दौरान बनेगा, ड्यूरिंग डाइजेशन, जो कि बना फॉर्म
ड्यूरिंग डाइजेशन। ठीक, ये था। इसकी डेफिनेशंस नोट कर लो, जिसको नोट करना, फिर इसको एक क्लासिक एग्जांपल के थ्रू समझा दो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे इसको। जिसको नोट करना ये डेफिनेशंस नोट कर लो। देखो अब इसको थोड़ा सा समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू, यानी कि अब आपकी बॉडी में अप्लाई करते हैं होता क्या है। ठीक, आपने क्या किया, रोटी वगैरह खाई, ठीक, दाल रोटी वगैरह खाई। अब रोटी का एग्जांपल ले रहे हैं, आपने क्या इंजेस्ट किया, रोटी। ठीक, रोटी खाई, अब रोटी टूटेगी यानी डाइजेस्ट होगी। तो डाइजेस्ट होकर रोटी किससे बनी होती है, ग्लूकोज की। यानी कि क्या होता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स है, छोटे 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 मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना। तो वही चीज है, अब ये टूटेगी तो किसमें, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में किसमें टूटेगी, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में क्या हो गया, हमारी बॉडी में टूट गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होगा, एब्जॉर्ब होएगा। अब ये एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब एंड गोज टू ब्लड। यही होगा, एब्जॉर्ब होगा एंड गोज टू ब्लड। यानी कि ग्लूकोज क्या हो गया, क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। सबसे पहले रोटी खाई, ग्लूकोज टूटा, मतलब डाइजेशन हुआ तो ग्लूकोज बना। ग्लूकोज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, अब वो किसमें चला गया, ब्लड में। अब ब्लड में चला गया, अब यहां पे क्या होगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा। एसिमिलेशन के अंदर क्या आएगा, रेस्पिरेशन होगा, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज तुम्हारा क्या होता है, टूटता है। किसमें, आपने पढ़ा हो शायद रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की मदद से। किसमें, CO2 में प्लस H2O में प्लस क्या देता है, एनर्जी, रिएक्शन। नहीं तो अभी जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तब ये रिएक्शन फिर आएगी। तो यानी कि क्या होता है, CO2 निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब ये एनर्जी जो है यही क्या करते हैं, किसमें यूज होती है, टू गेट एनर्जी और रिपेयर टिश्यू। टिश्यू को रिपेयर करने, भाई एनर्जी निकली है तो किसी भी चीज में कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें एनर्जी यूज हो रही है। हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी सांस जो हम लोग ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, इसमें भी तो एनर्जी ले रहे हैं। अब नहीं तो अगर इसका एग्जांपल हाथ लगाओ आगे, रेस्पिरेशन कर रहे हो तो देखो गर्म हवा निकलती, जो एयर निकलती वो गर्म होती। क्यों, क्योंकि क्या होता है, बॉडी में रिएक्शन हो रही है, अब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो इसमें भी तो निकल रही है। और वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हम बोल रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी। आगे क्या है, एग्जिट ऑफ बेस्ट मटेरियल। अब इतनी रिएक्शन के दौरान एक तरह से यही सोच लो, यही एक बेस्ट मटेरियल बना। ऐसे जन ना जाने कितने बेस्ट मटेरियल बनते हैं, उनमें से एक ही है स्टूल, जो सुबह बाहर होता है, क्या कहलाता है, स्टूल। ठीक, मल। अब ये यानी कि अब ये CO2 वगैरह रेस्पिरेशन से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है, डाइजेशन का मोटा मोटा अभी हमने बताया। अब हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन प्रोसेस। ठीक, तो डाइजेशन प्रोसेस पढ़नी है, अब इसको नोट करना, नोट तो करवा ही दिया। अब थोड़ा सा बात की जाए डाइजेस्टिव सिस्टम पे। एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। 10th 12th मतलब 11th वगैरह में, ये 11th में भी ये चैप्टर रहता है डाइजेशन। थोड़ा डाइजेशन और डिटेल में आ जाता है 10th के बाद 11th में। तो 11th में तो अच्छा खासा डिटेल है, 11th की भी वीडियो डालेंगे डिटेल वाली। ये सब रिलीज करो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो सबसे पहले उसको फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से बहुत सी चीजें क्लियर होंगी और बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। फिगर जैसा भी बने, किया गया फिगर बनाने का। तो देखो अब बात कर रहे हैं, एक तरह से एक ह्यूमन है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग खाने की जो शुरुआत करते हैं माउथ से करते हैं। ठीक है, तो माउथ में सबसे पहले क्या आता है, हमारे टीथ आएंगे। टीथ के बाद क्या, टंग अंग है, तो ये सब हेल्प करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, टीथ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या पाए जाएंगे, सबसे पहले क्या पाए जाएंगे, टीथ। टीथ के बाद अब ये क्या होता है, एक तरह से कैविटी होती है, ये कैविटी होती है।
और हमारा जो फूड का पाइप जो होता है वो क्या होता है, पीछे से आता है, थोड़ा सा बड़ा हो शायद, नहीं तो भी आएगा। तो क्या, और यहां से क्या होता है, एक नेजल ओपनिंग भी आती है, और नेजल ओपनिंग एक तरह से मिलती है आके मिलती है, और जहां पे मिलती है वो क्या कहलाता है, फेरिंग्स। ठीक, तो अब ये क्या है, माउथ की ओपनिंग है, माउथ की ओपनिंग हो गई, ये क्या कहलाई, तो सबसे पहले ये क्या कहलाएंगे, टीथ, क्या कहलाए, टीथ। टीथ के बाद अब क्या होगा, यहां पे क्या पाई जाएगी, अटैच होता है किससे, ये क्या होगी, टंग, क्या हो गई, टंग। टीथ, टंग, और यह अटैच किस जगह से होती है, एक जगह है, जैसे कोई भी है, आपने देखा होगा गेट जो अटैच होते हैं वो कब्जे से अटैच होते हैं, हिंज से। ऐसे क्या हमारी टीथ भी पीछे से अटैच, वो टीथ कह गए, टंग जो होती है पीछे से क्या होती है, अटैच होती है, किससे, एक फ्रेनुलम कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्रेनुलम। स्पेलिंग देख लेना एक बार, मुझे क्लियर नहीं याद आ रही, एक बार तब भी, फ्रेनुलम कहलाता है, फ्रेनुलम। ठीक, तो ये होती है अटैच। अब क्या है, टीथ हो गया, टंग हो गया। अब टीथ के बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ये चलो पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टीथ आया, फिर क्या आई हमारी, टंग आ गई। टंग यहाँ अटैच होती है, वो क्या कहलाता है, फ्रेनुलम। देखो अब हमारी बॉडी में 3 पेयर माउथ है, हम लोगों को क्या कहते हैं, सलाइवा आता है, तो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। कितनी पेयर, 3 पेयर। एक क्या होता है, जस्ट जीभ के नीचे पाई जाती है, क्या, एक जस्ट जीभ के नीचे, यहां पे, इस जगह पे। एक क्या होता है, यहां पे पाई जाती है, और एक क्या होता है, दोनों तरफ गाल पे पाई जाती है, क्या, गाल के तरफ। अब जो नीचे है जस्ट, वो क्या कहलाती है, सबलिंगुअल। ठीक, ये वाली सब मैंडिबुलर, और ये क्या है, सब मैक्सिलरी। तो ये 3 क्या है आपकी, सैलिवरी ग्लैंड। इनके नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, सैलिवरी ग्लैंड्स। अब सैलिवरी ग्लैंड्स क्या बनाती है, सलाइवा। ठीक, अब ये आपका क्या है, ये हो गई सैलिवरी ग्लैंड। माउथ की कहानी बस इतनी सी याद रखनी है। और ये हो गया कि आपका फेरिंग्स वाला पार्ट लिखे दे रहे, चलो क्या हो गया, THRYNX फेरिंग्स। अब ये क्या होता है, ये कंटिन्यू आ गई आपकी ट्यूब। ये क्या कहलाएगी आपकी, ओसोफेगस, ओसोफेगस। अब ये ओपन क्या होती है, जे शेप, एक शेप होता है, क्या होता है, जे शेप। देखो ये इंग्लिश का एक तरह से लेटर जे हो गया, ये क्या होता है, जे शेप स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओपन होती है। अब ये जे शेप स्टोमक में ओपन हो गई। जे शेप के बाद क्या होता है, एक पार्ट आता है जिसे कहते हैं ड्यूडेनम। अलग पार्ट, अलग कलर से बना दे, या चलो इसी से, ये आता है अलग से। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है। कौन सी इंटेस्टाइन, अब मतलब आती तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन थोड़ा सा एक फिगर में बस आता है, ये लगता है कि आर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे देखना अभी आएगा आप लोगों को। ये होता है इंटेस्टाइन। अब देखो ठीक, ये हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मोटा मोटा। अब देखो यहाँ पे एक लीवर होता है शायद, तो इसी के पीछे ये फिनिश हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह से वो निकला होता है, ये तो पीछे हो जाता है, मतलब यहाँ से ऐसे क्या होता है, निकला हुआ होता है। ठीक, और क्या होता है, यहाँ पे एक पत्ती जैसी ग्लैंड पाई जाती है, पत्ती नुमा, जैसे नीम की पत्ती लटकी हुई है। ठीक,
ये ना मोटा मोटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसकी लेबलिंग करते हैं, क्या करते हैं, लेबलिंग। तो लेबलिंग करने के लिए हम देखें, सबसे पहले क्या है, ये स्टोमक, क्या हो गया, स्टोमक कि इसकी शेप क्या होगी, जे शेप, ये देखो जे शेप होता है। ये क्या हो गया अगला पार्ट, ये कहलाता है ड्यूडेनम, क्या, DUODENUM। इसका देखो, इसका जो शेप है सी की तरह है, सी, ये कहलाता है शी शेप, क्या, शी शेप। ये दोनों शेप याद रखना, ये शी शेप होता है। ये कौन सा है, मैंने बताया पैनक्रियाज ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज। ये इंटेस्टाइन देखो कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अंदर वाली स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन है ये पूरी, ये वाला पार्ट बिल्कुल जो ओपनिंग है ये कहलाता है एनस, क्या, एनस। ये लास्ट वाला रेक्टम। ये पार्ट, ये जो है ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर। इसको लिख लो, कौन सी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लिख लेना, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये हमारी बॉडी की। 1.2 kg से 1.5 kg तक की होती है। ये क्या है, गाल ब्लैडर। ये क्या करता है, बाइल को सेक्रीट करता है। ओसोफेगस हो गया। तो ये आपका मोटा मोटा क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं खाना कैसे क्या हमारी बॉडी में जाता है। ठीक है, खाना जाता कैसे है, खाना जाता कैसे है, अब इसके बारे में देखना है। अब देखो, सबसे पहले खाना हमने क्या करते हैं, माउथ से लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खाना जाता कैसे। सबसे पहले खाना गया हमारे माउथ से। माउथ में टीथ ने क्या किया, उसको ग्राइंड किया, टीथ ने और टंग ने ग्राइंड किया, यानी कि टीथ एंड टंग ने हेल्प की विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। अब इसको और बताएंगे, टीथ एंड टंग से क्या हुआ, हमारे खाने को क्या किया गया, तोड़ा गया, और किसमें गया, उसके बाद ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद किसमें गया, जे शेप्ड स्टोमक में, जे शेप्ड स्टोमक। उसके बाद किसमें गया, जे शेप्ड स्टोमक के बाद ड्यूडेनम में, जो कैसा था, शी शेप्ड। तो किसमें गया, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद तुम्हारा गया लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद गया किसमें, रेक्टम में। और रेक्टम में क्या पार्ट जाता है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन में वही जाता है जो हमारी बॉडी से बाहर होना होता है, यानी कि इजेशन होना होता है, जिसके यानी कि स्टूल, मल। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से किसमें, रेक्टम, और रेक्टम से किससे, फाइनली एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक, ये होता है पूरी बॉडी में फूड का सिस्टम, यानी कि हमने क्या खाया था, फूड, और निकाला क्या यहाँ पे फाइनली। ठीक, तो ये था मोटा मोटा। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो, जिसको नोट करना फिर इसको इरेज कर दें। ये अभी बना है, इसको तो अभी बनाए रखेंगे, अभी बताना है इसके बारे में। हम लोगों ने इसमें हमने देख लिया था क्या नाम, डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर वगैरह देख लिया। अब हमें देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स के बारे में, यानी कि पूरे उसके फंक्शंस देखने हैं। अभी तक हमने फिगर देखा, फिगर में हमने सारे उसके टंग क्या है, ये सब हमने मतलब पूरे उसके एलिमेंट्री कैनाल का पूरा हमने डायग्राम देखा। अब उसके बारे में सीखना है कि खाना मतलब कैसे क्या पचता है। जैसे हम लोग खाना क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन मतलब जो पूरा एक न्यूट्रिशन का जो हम लोगों का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंजेशन। इंजेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को क्या करते हैं, फूड को खाते हैं। तो फूड जब खाते हैं तो सबसे पहले वर्किंग किसकी आएगी, टीथ की। तो सबसे पहले जब फूड का डाइजेशन शुरुआत होगी तो हम सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टीथ। तो चलिए हम सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं टीथ की। टीथ की, अब टीथ के बारे में पढ़ना है तो ह्यूमन में सबने आप लोगों ने सुना होगा कि 32 टीथ होते हैं। ह्यूमन में टीथ की संख्या कितनी होती है, 32। ये तो सुना ही होगा, ह्यूमन है 32 टीथ। ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। अब देखो, इसका ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। कितने, 4 टाइप के। नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर,
नंबर 4 मोलर। ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। अब ये 4 टाइप के टीथ है। इनके लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब वो किसके रहा है? सबका, सब एनिमल का, सबका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हम किसका डेंटल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? ह्यूमन की। तो डेंटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन, अब ये क्या हो जाएगा? 21/23 इंटू इज इक्वल टू 32। यानी कि ह्यूमन फॉर्मूला क्या है ह्यूमन का? 21/21 बराबर 32। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये ना करना मैथ की तरह इसको काट दो, इसको काट दो, 1 आना चाहिए और सर यहाँ तो आपने 32 लिख दिया। यहाँ पे मैथ नहीं, ये बायोलॉजी का है। अब देखो ये होता कैसे एप्लीकेबल। देखो टीथ में ये 21 यानी कि 2 1 2 3 ये जो है ये कितने के लिए एप्लीकेबल होता है? देखो होगा आपने, ह्यूमन के कितने जॉ होते हैं? 2 जॉ होते हैं, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। 2 जबड़े होते हैं, एक ये और एक ये। अब ये जो 21-23 वैलिड होता है, ये जबड़े के भी एक जबड़े के आधे पार्ट के लिए वैलिड होता है। जैसे कि अगर हम अपने ऊपर वाले जॉ को डिवाइड करें तो बिल्कुल बीचों बीच ये आ रहा है। अब इससे इधर आधे दांत है, इससे इधर आधे दांत है, ऐसे नीचे भी है, आधे इधर आधे इधर। तो अब एक पार्ट के लिए ये फॉर्मूला है, यानी कि एक जॉ के इट इज फॉर हाफ पार्ट ऑफ ए जॉ। एक जबड़े के आधे पार्ट के लिए है। अब सोचो, आधा जबड़ा, आधा मतलब ये पार्ट, आधा ये पार्ट, तो एक जबड़े में कितने पार्ट हो गए? 2। और अगर 2 जबड़े तो कितने हो जाएंगे? 4। तो यानी कि एक दांत कितने से मल्टीप्लाई होगा? 4। अब देखो ये जो है 21-23 ICPM, ये सीक्वेंस ना गड़बड़ करिएगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है, इसी का सीक्वेंस रहता है ICPM। तो यानी कि इंसीजर का सीक्वेंस कितना है? 2। अब देखो 2, इसको पहले ऐसे लिख ले, फिर कितना है? 1, फिर कितना है? 2, फिर कितना है? 3। अब देखो 2 इंसीजर इधर होंगे, 2 इधर होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 इधर, और ऐसे 2 इधर 2 इधर, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। या ऐसे को जितना इधर होगा उतना ही इधर होंगे, फिर इतने इधर, फिर इतने इधर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे सीधे। तो इसमें हम क्या करेंगे? सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12। अब इन सबका सम करो, 8 4 12, 12 12 24, 24 और 8 32। यानी कि टोटल ह्यूमन में टीथ देखो 32 आ गए। तो अब ये हो गए टीथ। अब इनकी हम वर्किंग, मतलब एक एक दांत का क्या मेन फंक्शन होता है वो देख लेते हैं। अगर एक लाइन में हमें फंक्शन लिखना हो तो हम फंक्शन भी लिख सके। इंसीजर कौन से होते हैं? बिल्कुल आगे वाले टीथ। इनका काम क्या करता है? हम लोग जब फ्रूट्स खाते हैं या कोई चीज खाते हैं तो इनका काय के लिए यूज करते हैं? कटिंग के लिए यूज करते हैं। एप्पल खाते हैं तो सबसे पहले यही वाले दांत कट करते हैं एप्पल को, या कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, कोई भी कुछ खा रहे हैं तो सबसे पहले कटिंग के लिए क्या यूज होते हैं? इंसीजर। तो इनका काम क्या होता है? यूज फॉर कटिंग, यूज फॉर कटिंग। काय के लिए यूज हुए? कटिंग के लिए। कैनाइन क्या होता है? कैनाइन किसमें ज्यादा लंबे होते हैं? जो लोग मांस खाते हैं, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे कि टाइगर हुआ, लायन हुआ, उनमें ये दांत ज्यादा लंबे पाए जाते हैं कैनाइन। इनका काम क्या होता है? मांस को ये लोग ये क्या करते हैं? टीयर करते हैं। टीयर मतलब फाड़ना। इसका काम क्या होता है? यूज्ड फॉर टीयरिंग। अब क्या है? प्रीमोलर की बात की जाए, प्रीमोलर और मोलर दोनों का सेम फंक्शन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है? खाने को ग्राइंड करना है। जैसे क्या है, आगे वाले दांत ने क्या किया? खाने को काटा, फिर पीछे वाले ने ये टीयरिंग का काम करते हैं, फाड़ने का। आगे और ये पीछे वाले ये काम करते हैं चबाने का। चबा मतलब उस खाने को क्या करना है? महीन करना है। तो इन दोनों का काम क्या होता है? मैस्टिकेशन। क्या हुआ? मैस्टिकेशन। तो ये था टीथ की कहानी। तो टोटल की टीथ कितने होते हैं? 32। ठीक है, और उसके ये पूरा डिटेल हो गई। अब टीथ के बाद क्या आता है? टंग। भाई टंग भी तो है। टंग एक क्या होता है? मस्कुलर चीज है, मस्कुलर ऑर्गन है। तो अब टंग के बारे में पढ़ना है। तो टंग के बारे में क्या स्पेशल पॉइंट है? टंग इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन अटैच किससे होती? पीछे साइड हमने बताया फ्रेनम से। देखो बताया था अटैच बाय फ्रेनम। तो ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं क्या? अटैच एट बैक, पीछे साइड अटैच होती है, तो अटैच एट बैक बाई फ्रेनुलम। ठीक, ये हो गया टंग के बारे में। अब टंग में क्या होता है?
आप लोगों ने टंग में क्या होता है, अलग अलग टेस्ट बड्स टाइप की पाई जाती हैं टंग के बारे में। अब जैसे क्या है कि कोई भी में अगर हम किसी चीज का टेस्ट जो आता है वो किसकी वजह से आता है, टंग की वजह से आता है। तो टंग में क्या कुछ टेस्ट बड्स पाई जाती है, जिसमें अगर हम मीठी कोई चीज खा रहे तो मीठे हमें पता चलता है, अगर नमकीन खा रहे तो नमकीन। यानी ये क्या होता है, डिपेंड होता है टेस्ट बड्स पे, यानी कि कैसा टेस्ट है। तो ये टेस्ट के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, टंग। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। देखो ये हो गया किसके बारे में, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको इसके आगे बताते हैं। हो गया ठीक। अभी तो आपने क्या पढ़ लिया, टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया। अब देखो हमारे सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे, क्योंकि वो माउथ में हेल्प करती हैं। तो हमने क्या, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स कितने पेयर होती हैं, 3 पेयर्स होती हैं, 3 पेयर्स सॉरी 3 पेयर्स होती हैं, ठीक है। अब देखो इनकी लोकेशन भी हमने बताई। एक क्या होती है, यहाँ पे गाल के इधर बिल्कुल पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड कहलाती है। एक जीभ के जस्ट नीचे पाई जाती है, सबलिंगुअल कहलाती है। बिल्कुल जीभ जो होती है, जीभ आप उठाएंगे तो बिल्कुल जीभ के नीचे पाई जाती है, सबलिंगुअल। और एक होती है बिल्कुल यहाँ पे पाई जाती है और नीचे, तो वो कहलाती है सबमैंडिबुलर। 3 टाइप की होती है, ना भी याद रखो तो चल जाएगा। तो 3 पेयर होती है, ठीक। अब सैलिवरी ग्लैंड है तो नाम ही बता रहे क्या सेक्रीट करेंगी, सैलाइवा, सेक्रीट एन एंजाइम जिसका नाम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज नाम है। इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज। और इसी का एक और नाम होता है बायोलॉजी में, टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन गलत कर दिया, एक सेकंड सॉरी, टाइलिन। अब टाइलिन का, अब इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, सलाइवा, ठीक। तो अब ये सलाइवा होता है, इसका बेसिक नेचर होता है थोड़ा सा, वो बेसिक एसिडिक होता है, 6.8 pH होता है लगभग इसका। तो क्या होता है, ये एसिडिक होता है, एसिड बेस आप लोग पढ़ चुके हो सेकंड चैप्टर में, उम्मीद करते हैं। अब ये तो रिवीजन चल रहा है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में, टाइलिन। अब ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज, एग्जाम्पल ग्लूकोज, अप टू 30%, लगभग 30% तक क्या कर देता है, यही डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद देखो क्या हुआ, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या करेगा, तीत हमारा क्या करता है, पूरा उसको एकदम महीन करेगा, पीसेगा, तीत करेगा। टंग क्या करती है, टंग क्या करती है, जब आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, खाना देखते हो, टंग क्या करती है, इधर उधर खाना जब चला जाता है तो उसको क्या करती है, बीच में लाती है और फिर क्या, तीत का ग्राइंडिंग कराती है। तो यानी कि क्या है, तीत और टंग मिलके खाने को क्या करते हैं, उसका एक लुगदी टाइप की बनाते हैं, जिसे कहते हैं बोलस। तीत, टंग और सलाइवा मिलके क्या बनाएंगे, बोलस। बोलस क्या मतलब, एक छोटा सा गोल, मतलब लड्डू टाइप का वाला बना दिया जो क्या है, नीचे जाता है। तो अब क्या है, तीत एंड टंग हेल्प्स, टेक हेल्प ऑफ सलाइवा। किसकी हेल्प लेंगे, सलाइवा की। टेक हेल्प ऑफ सलाइवा टू फॉर्म बोलस। ये क्या बना देंगे, बोलस। बोलस क्या, जो हमने मुंह में एक तरह से क्या किया, हमने खाना खाया, खाने को चबाया, खाना एकदम, और सलाइवा वगैरह आके सब मिक्स हो गया, एक तरह से जो मतलब हल्का चिपचिपा चिपचिपा मुंह में फूड जो हो जाता है गिलगिला सा, वही क्या कहलाता है, बोलस। अब बोलस क्या होगा, अब यहां तक आ गया फूड हमारा, ठीक। फूड हमने यहां तक क्या पढ़ लिया, यहां से मतलब हमने खाना खाया, टीथ इतने सब, टंग ने सब काम किया, और खाना कहां पे आ गया, एक तरह से यहां पे आ गया। अब खाना क्या है, यहां से क्या जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा किसकी में, ओसोफेगस की वजह से। अब हमें पढ़ना है ओसोफेगस। तो देखिए अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो हमारा माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ, केवल हमारा प्रोटीन, वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, वो भी कितना, 30% तक होता है। और बाद बाकी ना ही प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ना ही किसी और चीज का डाइजेशन होता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्या,
ओसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ओसोफेगस में क्या होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता। ओसोफेगस बस एक तरह से क्या है, जैसे सब एक रास्ता है जिसमें क्या है कि खाना जो है बस यहां से यहां तक जा रहा है, यानी कि माउथ से स्टोमक तक बस लेके जा रहा है, इसमें ना कुछ हो रहा, बस एक तरह से बस पाइप है। जैसे आप लोगों का क्या होता है, कहीं पाइप एक तरह से नाली कह लो, चाहे बस इसको ये क्या करती है, ज्वाइंट कर रही है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। ओसोफेगस क्या है, केवल एक सिंपल पाइप। तो ओसोफेगस इट इज कॉल्ड फूड पाइप। क्या कहलाता है, फूड पाइप, फूड को ले जाने का काम करता है। नो डाइजेशन है टेक्स प्लेस, यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ये क्या करता है, इट कनेक्ट करता है किसको, माउथ को, इट कनेक्ट्स, देखो ये कनेक्ट कर रहा है माउथ को और स्टोमक को, तो इट कनेक्ट्स माउथ एंड स्टोमक। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये जो अपना बोलस बना था मुंह में, यहां पे जो बोलस बना था, यानी कि जो यहां पे क्या बना था, बोलस बना था। अब ये बोलस यहां से ये नीचे कैसे जाएगा, मतलब ये यहां से ये पूरा ये नीचे स्टोमक में कैसे जाएगा। तो क्या कहें, बोलस लिख दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, बोलस बता दिए क्या होता है। बोलस इज कैरीड फ्रॉम माउथ टू ओसोफेगस। वो अभी आप माउथ से स्टोमक जाएगा कैसे, तो बाई ओसोफेगस जाएगा। तो बोलस इज कैरीड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाई ओसोफेगस, ओसोफेगस से जाएगा। अब ओसोफेगस से कैसे जाएगा, एक पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, स्पेशल नेम है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, बाई पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। यानी कि ओसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होगा, पेरिस्टालिसिस। अब ये क्या होता है इसको समझिए, ओसोफेगस में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट का मतलब है जैसे कि आप लोगों ने क्या हो बॉटल वगैरह देखी या फिर कहते हैं बैलून जो होता है, बैलून की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप एक तरफ से उसको पिचकाएंगे तो नीचे से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर आप नीचे से अगर पिचकाएंगे तो वो साइड में ऊपर नीचे फूल जाएगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जहां पे आप पिचका रहे हैं तो उसके आसपास क्या हो जाता है, दूसरी जहां पे पिचकाया उसके ऊपर नीचे क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो ये इसी तरह से पेरिस्टालिसिस काम करता है। देखो पेरिस्टालिसिस होता क्या है, ये ओसोफेगस का आपका पाइप था, इसमें क्या हुआ, फूड आया, तो फूड को नीचे जाना, तो फूड अब क्या होगा, ये हल्का सा क्या होगा, पिचकेगा, और ये क्या हो जाएगा, हल्का सा फूल जाएगा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इस तरह से हल्का सा। अब क्या हुआ, ये जब पिचका तो ये क्या हो गया, फूल नीचे आ गया। अब क्या है, ये पिचकेगा तो ये फूल जाएगा। अब क्या होगा, इस तरह से होगा तो फूड और नीचे आएगा। तो इस तरह से देखिए फूड ऐसे, अगले में क्या होगा, अब फूड और नीचे आ जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, पेरिस्टालिसिस हो रही, मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इसी से बनाते हैं, ये जो फिगर बनाया, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था पाइप, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर यहां पे एक्सपेंड हो गया, तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ओसोफेगस इन अल्टरनेट मैनर। क्या हो रहा है, जहां पे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, तो इन अल्टरनेट मैनर फॉर्म्स पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। यही क्या हो गया, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की डेफिनेशन, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। या फॉर्म्स ना लिखना तो इज कॉल्ड लिख लो, फॉर्म्स नहीं लिखने का मन है, मैनर इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना जरूरी है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की। तो इस तरह से क्या होता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ये फूला ये पिचका, ये फूला ये पिचका, इस तरह से खाना क्या होता है, आ जाता है स्टोमक में। अब बात करते हैं स्टोमक की, ये इतना नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ओसोफेगस में क्या होता है, ओसोफेगस की कहानी, वो ओसोफेगस के स्टोमक की कहानी। स्टोमक में देखना क्या होता है, स्टोमक इंपॉर्टेंट है।
स्टोमक में क्या होता है, तुम्हारा खाना आ गया कहां से, ओसोफेगस से स्टोमक में। तो यानी कि ओसोफेगस ही कहां ओपन होती है, स्टोमक में। अब देखो पेट हमारा लगभग किस लोकेशन में होता है, ये लोकेशन में होता है, ये होता है पेट। तो जब पेट इधर है तो इसमें क्या होता है, खाना आता है ओसोफेगस से, और कहां खुल गया, ये ओसोफेगस से खाना आया और खुल गया किसमें, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है, 4 से 5 घंटे फूड स्टोर रहता है। क्या रहता है, 4 से 5 घंटे फूड स्टोर रहेगा। तो इट स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स। तो यानी कि 4 से 5 घंटे इसमें फूड क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब अगली चीज देखो, यहां पे फूड स्टोर हो रहा है तो क्या होता है, फूड स्टोर हो गया तो इस दौरान कुछ तो हो रहा होगा भाई। जब फूड स्टोर है तो वहां पे ऐसा तो है नहीं केवल स्टोर कर दिया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये आपकी स्टोमक है, स्टोमक में क्या है, ये सेल्स पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, ये सब सेल्स पाई जाती हैं भाई। जो वॉल है, सीधी बात है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी है, किससे मिला होगा, आखिर किससे मिलकर बना होगा, सेल से। अगर हम कहें टिश्यू से मिलता है तो टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं, सेल से। तो ये अल्टीमेटली बना किससे होगा, सेल से। अब यहाँ पे सेल्स पाई जाती है, उन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक सेल्स। यानी कि स्टोमक है, सेल्स, स्टोमक की सेल्स क्या कहलाएंगी, गैस्ट्रिक सेल्स। तो इट कंसिस्ट गैस्ट्रिक सेल्स, क्या कहलाएंगी, गैस्ट्रिक सेल्स। अब गैस्ट्रिक सेल्स जो सेक्रीट करेंगे वो क्या कहलाएंगी, गैस्ट्रिक जूस। अब ये क्या करती है, सेल्स कुछ सेक्रीट करती है, वो क्या कहलाती है, गैस्ट्रिक जूस। तो इट कंसिस्ट गैस्ट्रिक सेल्स विच सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इसे देखना है। तो यानी कि गैस्ट्रिक जूस, अब ये क्या होता है, गैस्ट्रिक सेल्स जो होती है वो 3 टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। कितने, 3 टाइप के। तो गैस्ट्रिक सेल्स हम क्या करते हैं, और यही गैस्ट्रिक सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, जूस। तो देखो गैस्ट्रिक सेल्स कितने टाइप की हमने बताई, 3 टाइप की। पहली पैराइटल सेल, क्या, पैराइटल सेल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्जेंटिक सेल। लिख नहीं रहे, ऑक्जेंटिक सेल। दूसरा पेप्टिक सेल, क्या, पेप्टिक सेल। और तीसरा म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। अब पैराइटल सेल सेक्रीट क्या करती हैं, सेक्रीट HCl, सेक्रीट HCl। ये क्या करेंगी, सेक्रीट करेंगी पेप्सिनोजेन, सेक्रीट एंजाइम पेप्सिनोजेन। अब देखो एक चीज बताते हैं, जिन भी एंजाइम के नाम के पीछे जेन लग जाए या नाम के आगे प्रो प्री प्राई लग जाए वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो ये कैसा होगा, इनएक्टिव सेक्रीट। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन। ये कैसा होगा, इनएक्टिव। और ये क्या सेक्रीट करेंगे, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल सेक्रीट करेंगी म्यूकस, सेक्रीट म्यूकस। और ये तीनों एंजाइम, ये तीनों चीजें, एंजाइम तो नहीं, HCl और ये एंजाइम और ये चीजें मिलके बनाती हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस। अब देखो क्वेश्चन आता है, ये जो स्टमक में HCl रिलीज हुआ, इसके फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ HCl रिलीज्ड इन द स्टमक। तो यानी कि फंक्शंस ऑफ HCl, फंक्शंस ऑफ HCl डैश करके देखिए फर्स्ट पॉइंट। अब ये HCl सेक्रीट हुआ, सोचो हमारे पेट में अब हमने खाना खाया, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी गए होंगे। अब जो बैक्टीरिया गए वो इतने एसिडिक एनवायरनमेंट को झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे तो क्या जाएंगे, मर जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इट किल्स बैक्टीरिया और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड। तो जो भी होंगे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फूड, उसको क्या कर देंगे, ये मार देंगे। अगला पॉइंट देखिए, ये जो था पेप्टिक सेल ने सेक्रेट किया था पेप्सिनोजेन, वो क्या था, इनएक्टिव। अब इसको एक्टिव करना है, कोई भी चीज इनएक्टिव है, अगर हमें इससे काम कराना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक्टिव। तो उसको एक्टिव करने का काम कौन करता है, यही HCl। तो इट एक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन, एंजाइम पेप्सिनोजेन। अब ये कैसे करता है, इसके लिए रिएक्शन लिखने की जरूरत है नहीं। पेप्सिनोजेन क्या करता है, जब HCl आता है तो उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। क्या मतलब एक्टिवेट किसमें कर देगा, पेप्सिन में बदल देगा। इसके रिएक्शन नहीं लिख रहे।
अगला क्या है, म्यूकस नेक्स्ट सेल। म्यूकस किस लिए होता है, म्यूकस काय के लिए क्रिएट होता है? पहले एक ये हो गया एचसीएल के फंक्शन बता दिए, पेप्सिनोजन का फंक्शन देख लो, फंक्शन ऑफ, पहले इतना नोट कर लो फिर ये बिगाड़ दे ऊपर वाला स्टोमक का। फंक्शन ऑफ पैप्सिन, फंक्शन ऑफ पैप्सिन डैश। देखो पैप्सिन का फंक्शन क्या है, तो पैप्सिन का फंक्शन क्या है कि ये पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। इट डाइजेस्ट प्रोटीन, किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। अगला फंक्शन पढ़ते हैं म्यूकस का, ये जो म्यूकस सेक्रेट हुआ है, फंक्शन क्या है म्यूकस का। अब म्यूकस सेक्रेट हुआ है तो म्यूकस क्या होता है, नेचर में चिपचिपा होता है। अब ये चिपचिपा होता है, सोचो पेट में रिलीज हो रहा है HCl, तो ये एसिडिक होता है, इसका पीएच पता है कितना होता है, ये HCl जो रिलीज हुआ इसका पीएच होता है 1.8, इतना हाईली एसिडिक है, अगर आप इसमें उंगली डाल देंगे तो उंगली जल जाएगी। तो सोचो पेट तो लेकिन कुछ नहीं हो रहा, स्टमक को कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है पेट में एक म्यूकस की लेयर पाई जाती है। अब सोचो म्यूकस की लेयर किस तरह से एक समझना हो, जैसे कि अगर कोई वॉल है, ये वॉल है, अगर वॉल पे हम पानी फेंके तो उधर जाएगा, नहीं जाएगा, उससे उधर वाला जो उधर जो भी होगा वो बचा रहेगा। तो ऐसे ही क्या है, एक म्यूकस की लेयर बन जाती है, तो वो क्या करता है HCl को उधर जाने नहीं देता, उसके पार नहीं होने देता, तो उससे क्या है कि स्टोमक की वॉल वगैरह जब खराब नहीं होगी तो वॉल खराब नहीं होगी तो बाहर आएगा नहीं। तो यानी कि ये क्या करता है, ये बचाता है किससे, HCl के प्रभाव से। तो इट प्रिवेंट्स स्टोमक फ्रॉम corrosion of HCl, corrosion of HCl। ठीक, तो ये हुआ म्यूकस का फंक्शन। अब ये चीजें हो गई। अब देखो म्यूकस का अगर कभी कभी क्या हो, म्यूकस अगर कम बनने लगे, म्यूकस नेक्स्ट सेल है ये कम हो जाए और म्यूकस कम बनने लगे, तो होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा अगर म्यूकस सोचो ये कम हो जाएगा, म्यूकस कम हो जाएगा तो HCl अपना असर दिखा पाएगा, HCl असर दिखाएगा, तो क्या होगा, लोगों को एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एसिडिटी कब होती है, जब क्या HCl ज्यादा मात्रा में बनने लगे। तो अब HCl ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो एक रीजन ये हो सकता है, या फिर दूसरा ये हो सकता है म्यूकस अपना प्रभाव ना दिखा पाए। देखिए एक पॉइंट बना के लिख दे, अगर यही HCl ज्यादा मात्रा में निकलने लगे, इफ HCl is released in high amount, it results to acidity, यानी कि लोगों को क्या हो जाएगा, एसिडिटी। फिर आप लोग क्या करते हैं, वो आजकल वो इनो जो चलता है, इनो लिया जाता है, तो इट रिजल्ट्स टू एसिडिटी। और जब यही एसिडिटी बराबर बनी रहे, मतलब पर डे बनी रहे, हर दूसरे तीसरे दिन आप लेकिन नहीं मान रहे, तो अब क्या एसिडिटी होती चली जा रही, तो कहते हैं लॉन्ग टर्म एसिडिटी, जब लंबे समय तक एसिडिटी बनी रहे तो लॉन्ग टर्म एसिडिटी लीड्स टू क्या रिजल्ट आएगा, लीड्स टू अल्सर। इसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्सर, या फिर आपके म्यूकस, अगर म्यूकस कम निकले तो भी क्या हो सकता है, अल्सर। इफ म्यूकस सेक्रीशन इज लो, म्यूकस सेक्रीशन इज लो, it also leads to ulcer, ये बहुत भयानक बीमारी होती है, अल्सर हो जाता है। ठीक, ये थी स्टोमक की कहानी। अब स्टोमक में क्या हुआ, फूड में क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। देखो कार्बोहाइड्रेट का केवल डाइजेशन माउथ में हुआ था, यहां पे कोई डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नो डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। और भी चीजें होती है उनके डाइजेशन से हमें देखना नहीं है, और भी चीजों का डाइजेशन, लेकिन स्टोमक में केवल प्रोटीन का होता है और किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, ड्यूडेनम क्या होता है, पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें कोई पॉइंट नोट करना, नीचे वाला देख लीजिए।
हेडिंग क्या आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है क्या? ड्यूडेनम, तो इसलिए हम अलग से नहीं बता रहे हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करनी है तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक बार समझ लेते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये वाली। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? अब सोचो इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज में कौन बड़ा होता होगा? आप लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है देन लार्ज इंटेस्टाइन, अभी बता रहे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर। इट लॉन्ग्स 6.5 मीटर। अब देखो इसको ऐसा क्यों कहा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबी होने के बावजूद उसको स्मॉल कहा गया, और लार्ज वाली लंबी नहीं होती लेकिन उसको कह दिया गया लार्ज। ये इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है पाइप लगभग ये समझिए ये है, और लार्ज वाली ये है। लार्ज वाली में क्या होता है, डायामीटर जो है वो लार्ज वाली का क्या होता है, ज्यादा होता है, डायमीटर ज्यादा, और स्मॉल वाली का डायमीटर कम। तो यानी कि इसलिए जब इसका डायमीटर क्या है, कम है, डायमीटर कम है तो इसलिए कह दिया इसे स्मॉल, और इसका डायमीटर ज्यादा है तो इसलिए कह दिया इसे इसका लार्ज। यानी कि एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन नेम आर केप्ट ऑन बेसिस ऑफ किस बेस पे रखे गए, ऑन बेसिस ऑफ देयर डायमीटर के बेसिस पे। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अब एक चीज देखते हैं, एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है का एक हर्बीवोरस है, एक कार्निवोरस है, एक ओमनीवोरस है, किसकी इंटेस्टाइन किसकी बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी? तो देखो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है सेलुलोज, यानी कि जो लोग ग्रास वगैरह खाते हैं या जो लोग कहें कि स्पिनच वगैरह ये हरी सब्जियां वगैरह ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो जो हरी चीजें ज्यादा खाएगा यानी घास वगैरह ज्यादा खाता है उनका फूड उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मांस या फ्लैश है तो फ्लैश क्या होता है, वो उतना ही सॉल्युबल फूड होता है, उतना ही डाइजेस्ट करना आसान होता है। तो सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी होगी, जो लोग ग्रास वगैरह खा रहे हैं। तो सबसे लंबी ऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन, ऑर्डर ऑफ लॉन्गनेस यानी कि सबसे लंबी किसकी होगी, लॉन्गनेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये केवल रिवीजन वाले पॉइंट बता रहे हैं, बहुत डिटेल पढ़ा नहीं रहे। अब लॉन्गनेस का क्या होगा, सबसे लंबी किसकी होगी, हर्बीवोर्स की। हर्बीवोर्स के बाद ओमनीवोरस, और ओमनीवोरस के बाद कार्निवोरस। ठीक, ये हो गया ऑर्डर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले ये चीज जो फूड डाइजेस्ट होता है, हेयर फूड डाइजेस्ट, पहला पॉइंट है हेयर फूड डाइजेस्ट एट किस मीडियम पे, बेसिक मीडियम, एट बेसिक मीडियम, या इसी को बुक्स में क्या लिखा जाता है, एल्कलाइन मीडियम। देखो फूड स्टोमक में था तो वहां पे क्या होगा, एसिड होगा, यहां पे HCl था तो फूड क्या होगा, यहां तक एसिडिक होगा। अब लेकिन यहां पे फूड किस मीडियम में डाइजेस्ट होगा, बेसिक में। तो अब इसको बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, भाई इतना हाईली एसिड था और यहां पे हो रहा है बेस। तो बेस क्या होता है, देखो ये ग्लैंड है गाल ब्लैडर, वो ये लिवर है और ये गाल ब्लैडर है। ये क्या करती है, अपना सेक्रीशन किसमें डालती है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। गाल ब्लैडर क्या करता है, इसमें पाइप आता है और ये किसमें स्टोर हो जाता है, यहाँ पे, यहाँ पाइप आता है और यहाँ मिलता है आके, ये जो गाल ब्लैडर का पाइप आ रहा है ये इस तरह से पीछे आता है स्टमक में। देखो अगर कहा इसको कनेक्ट करें तो ये ऐसे पीछे कनेक्ट होता है, पीछे कनेक्ट होता है। स्टमक अगर हटाएंगे तो पीछे से पूरा पाइप होता है, ये कनेक्ट होता है आके यहाँ, और ये क्या होता है, ये यहाँ पे आके ओपन हो जाता है। तो ये जो सेक्रीशन करता है ये क्या सेक्रीट करता है, बाइल सेक्रीट करता है। कौन, लिवर बनाता है, गाल ब्लैडर स्टोर करता है, और ये सब मिलके क्या सेक्रीट करते हैं। अब देखो इसको एक बार लिखा दे, हेयर फूड डाइजेस्ट एट बेसिक मीडियम। तो अब बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट होगा कैसे, बाय द हेल्प ऑफ बाइल, बाय द हेल्प ऑफ बाइल। अभी इसके बारे में सब बता देंगे, एक बार लिखा देंगे, बाय द हेल्प ऑफ बाइल, बाइल के बारे में अभी सब बता देंगे। अब क्या है, यहां पे फूड डाइजेस्ट होगा, तो फूड डाइजेस्ट कैसे होगा, देखो फूड जब हमने खाना खाया था तो सबसे पहले क्या हुआ था, हमने ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर लिया था माउथ में थोड़ा 30%, और फिर वहीं पे सीधा चला गया था ओसोफेगस में। ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ था। स्टमक में गया था, वहां क्या प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ था। तो अब जो बचा कुचा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहां पे डाइजेस्ट होता है,
अच्छा एक पॉइंट पहले बता दें आप लोगों को और देखो इंटेस्टाइन है, यहाँ पे गैस्ट्रिक वर्ड इसके लिए यूज होता है। इन्होंने क्या जूस सेक्रेट किया था, गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइन क्या सेक्रेट करेंगी, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन सेक्रेट करेंगे, इट सेक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। अब इन्होंने क्या सेक्रेट किया, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, अब ये डाइजेस्ट करेगा किनको, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट की, तो ये ग्लूकोज में करता है। प्रोटीन को भी तोड़ दिया जाता है, फैट जो होता है हम लोग चिकना खाते हैं उसको भी तोड़ दिया जाता है, ये सब चीजें तोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन देखो, कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज को। प्रोटीन भी टूटता है, फैट भी टूटता है, सब टूटता है। तो यहाँ पे क्या है, अब ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज देखो हमने कौन सी पहले पढ़ी थी, सबसे पहले पढ़ा था इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता था, सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ना फूड को, यही क्या कहलाता था, डाइजेशन। देखो ये हो गया सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म, क्या हो गई, सिंपलर एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स, यानी कि डाइजेशन भी क्या हो गया, फिनिश। अब कौन सी तीन प्रोसेस बची, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरुआत होती है किसकी, एब्जॉर्प्शन की। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखो ये इतना क्वाइल्ड पाइप है, इस क्वाइल्ड पाइप को थोड़ा सा हम सीधा करके बना रहे हैं। ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप। इतने पार्ट को हमने क्या किया, जूम किया या माइक्रोस्कोप से हमने कट करके क्या देखा, तो ये पार्ट कैसा दिखता है, ये हो गया उसका नीचे वाली लाइनिंग, और इस तरह से पाइप होता है, ये होता है। अब देखो ये निकली है, उंगलियां जैसी निकली है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली। देखो जैसे ये मेरा हाथ है, ये हाथ से क्या निकली, उंगलियां, तो ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं, विलाई, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो फूड क्या था, डाइजेस्ट हो गया। तो फूड जब डाइजेस्ट हुआ तो किसमें हुआ था, इंटेस्टाइन में हुआ था। तो इंटेस्टाइन में सोचो ऐसे ये इस जगह है तो फूड यहीं पे घूम रहा होगा, तो यहां पे क्या होगा, ये फूड होगा, फूड के पार्टिकल्स, ये क्या है, फूड के पार्टिकल्स। देखिए अब इसको ध्यान से समझिए, ये थी बिलाई। बिलाई में आपके हर जगह पे देखो, आप जरा सा भी कट लग जाए तो ब्लड निकल जाता है, तो हर जगह बॉडी में क्या है, ब्लड। तो यहां पे क्या होता है, ब्लड की वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, ब्लड की वेसल्स। और ये क्या है, आपकी पूरी ब्लड की वेसल्स होती हैं। अब क्या होता है, बिलाई क्या करती है, बिलाई क्या करती है, एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे क्या है, अगर हमारे पानी क्या है, आप लोगों को क्या करना, पानी एब्जॉर्ब करना, तो आप क्या करें, एक सिंपल सरफेस ले और एक क्या ले, खूब रफ सरफेसेस ले, तो रफ सरफेसेस से पानी हो जाएगा ज्यादा एब्जॉर्ब। या ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी बात है, अगर इतने से होगा तो सोचिए केवल इतनी लाइन एब्जॉर्ब कर पा रही है पानी, और अगर नहीं तो, और ये जब इतनी हो गई तो ये कितनी बड़ी लाइन हो गई, एक तरह से बड़ी हो गई। इसको आपने अगर आप नापेंगे तो कौन सी लाइन बड़ी है, ये वाली या ये वाली। अगर आप कोई चीज से नाप कर पाए, इसकी कोई थ्रेड ले, थ्रेड से एक बार इतना नापें, और जब इतना नापेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा थ्रेड यूज हो रहा है, तो यानी कि ये वाली बहुत ज्यादा है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है। तो बिलाई, पहला पॉइंट क्या आएगा, बिलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया अब बढ़ गया, तो अब ये क्या होगा, फूड चला जाएगा किसमें, ये फूड हमारा अंदर चला जाएगा, किसमें, ब्लड वेसल में। अब सोचो फूड ब्लड में आ गया, फूड ये जो डाइजेस्ट हो गया, सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म थी, ये ग्लूकोज था, ये हमारा किसमें आ गया, ब्लड में। अब ब्लड में आ गया तो एब्जॉर्प्शन पूरा हो गया, तो यही था हमारा एब्जॉर्प्शन। अब बात आती है एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या होता है, अब बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में क्या होगा, फूड तुम्हारा हमारा ये ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज का क्या होगा, रेस्पिरेशन। हेयर ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड, ग्लूकोज इज रिस्पायर्ड, यानी कि उसका क्या होगा, रेस्पिरेशन
रिस्पायर्ड, तो उसका क्या होगा, रेस्पिरेशन, तो उससे क्या मिलेगी, एनर्जी। तो जब आप लोग ग्लूकोज का अभी देखेंगे अगले पार्ट में, तो क्या होगा, ग्लूकोज की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, मतलब तो वो क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना रेस्पिरेशन के दौरान, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सामना होता है, बनती क्या है, CO2 हम छोड़ते हैं, प्लस H2O प्लस एनर्जी। और यही एनर्जी क्या होती है, यूज होती है किसमें, ये जो एनर्जी बनी है काय में यूज होगी, हमको वर्क करने के लिए या टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। तो ये क्या हो गया, एसिमुलेशन। अब लास्ट प्रोसेस आती है कौन सी, इजेशन। तो अब इजेशन में क्या होगा, हमने कोई भी रिएक्शन क्या होता है 100% नहीं होती है। जैसे कि बात करें, अगर आप लोग पेपर जलाएंगे तो पेपर जलाने पे क्या राख बचेगी, बूट जलाएंगे बूट जलाने पे भी राख बचेगी। आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं उसमें भी क्या है, जब पेट्रोल और डीजल बर्न होता है तो उसमें क्या होता है, लास्ट में धुआं निकलता है। तो वो क्या है, कभी भी कोई रिएक्शन 100% नहीं होती। अब कोई भी हम खाना अगर हम खा रहे हैं तो 100% तो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनेगा। तो अब यही क्या है कि यही चीज क्या कहलाती, उसको बाहर करना जो कहलाती इजेशन। अब बना कैसे, जैसे ये चीज सब हो गया तो अब यहाँ पे क्या है, पूरा फूड अब ये जो हमारे लिए अच्छा था वो सब एब्जॉर्ब होके चला गया। अब लास्ट चीज हम देखते हैं क्या, एसिमुलेशन। बोल एसिमुलेशन क्या है, इजेशन। तो अब इजेशन देखते हैं। अब क्या था, फूड हमारे लिए सब बन गया बढ़िया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ी, अब बचा क्या हमारा लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे लिए अच्छा था वो सब एब्जॉर्ब हो गया। अब जो बचा कुछ है जो बेकार है, तो अनडाइजेस्टेड फूड किसमें आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अनडाइजेस्टेड फूड कम्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे क्या होगा, ये एडियर्स होता है, चिपकता है किसके साथ, वेयर इट एडियर्स। एडियर्स मतलब चिपकना, चिपक के एक तरह से लुगदी टाइप बनाना। वेयर इट एडियर्स विद वाटर एंड म्यूकस, वाटर एंड म्यूकस टू फॉर्म म्यूकस। और क्या बनाएगा, टू फॉर्म स्टूल। स्टूल यानी कि जो वेस्ट मटेरियल जो हम लोग सुबह बाहर करते हैं, तो यानी कि स्टूल बना लिया। अब स्टूल बनाने से क्या होगा, अब ये स्टूल कहां जाके स्टोर हो जाता है, रेक्टम में। ये बन गया हमारा क्या, वेस्ट मटेरियल। इट स्टूल स्टोर्स इन रेक्टम एंड इट पासेस, कहां से पास होता है, एंड इट पासेस बाय ओपनिंग कॉल्ड एनस। इट पासेस बाय ओपनिंग, by an opening called anus। तो ये थी लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी। अब लास्ट क्या है, कुछ ग्लैंड्स और देख ले, कौन सी, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के बारे में। तो लीवर के बारे में पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट लीवर का, देखो लीवर हमने क्या बताया था, ये बाइल जूस को बनाता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, इट सेक्रीट, it secrete नहीं, it prepares or produce bile juice। अगला, लीवर जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी। अगला क्या है, ये बाइल बनाती है। अब ये बाइल जाता कहां है, बाइल स्टोर होता है, ग्लैंड है छोटी सी, नाम है गॉल ब्लैडर। क्या, गॉल ब्लैडर। ये वहां पे जाके क्या हो जाता है, स्टोर होता है। तो बाइल स्टोर इन गॉल ब्लैडर। एंड अब स्टोर होगा, और यही जब सेक्रीट भी करता है जब जरूरत हो। एंड इट सेक्रीट व्हेन बाइल इज नीडेड, जब बाइल की क्या होगी जरूरत। अब देखो बाइल का काम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। बाइल में होता क्या है, तो बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स एंड सम अदर थिंग्स, some other chemicals लिख लो, and some other chemicals which help। इसका काम क्या होता है बाइल का, which helps in emulsification of fat। ये पॉइंट
याद रखना पड़ेगा। ये जो बाइल का काम क्या है, विच हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये थी बाइल की पूरी कहानी। पैनक्रियाज क्या है, ये क्या करता है, पैनक्रियाज ये ग्लैंड है जो क्या करता है, सेक्रेट क्या करता है, ग्लूकागॉन इंसुलिन हार्मोन, जो आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटीज के लिए, और ये भी कुछ हार्मोन सेक्रेट मतलब एंजाइम सेक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा क्या डाइजेशन की कहानी। अब एक बार इसको जल्दी से रिकैप कर दे रहे हैं, उसके बाद पूरा फिनिश कर दें। देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, डाइजेशन में हमने पूरा फिगर देख लिया था, इस फिगर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर हम लास्ट में रिकैप करें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, फूड को लिया था, इंजेक्शन कहलाया था, और हमने क्या किया था, सबसे पहले उसको टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड की वजह से हमने क्या, इसकी वजह से हमने क्या किया था, मिक्स किया था, क्या बनाया था, बोलस। तो हमने बताया था टीथ 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और सबके टाइप बताए थे। टोटल कितने होते हैं टीथ, 32, टोटल 32 टीथ थे। और टंग क्या काम कर देती, फूड को मिक्स करने का विद्या, किसके साथ, सलाइवा के साथ, और टंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, टेस्ट के लिए भी। उसके बाद फूड क्या होता था, तुम्हारा बोलस के फॉर्म में जाता था ओसोफेगस से, ओसोफेगस से कैसे जाता था, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से, और यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता था, वहीं पे तुम्हारा माउथ में 30% ग्लूकोज का डाइजेशन हो रहा था। ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, और फूड किससे जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमने क्या बताया था, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अल्टरनेट मैनर इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उसके बाद खाना किसमें आ जाता है, स्टोमक में। स्टोमक में फूड स्टोर होता है कितना, 4 से 5 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे फूड स्टोर होता है। उस दौरान क्या होता है, पेट में कौन सी सेल्स पाई जाती है, गैस्ट्रिक सेल्स, जो कि क्या करती है, 3 चीजें सेक्रेट करती हैं, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस। ये टुगेदर क्या कहलाते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, HCl का काम क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया आ गए खाने में उन्हें मार देगा, और दूसरा क्या है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और म्यूकस का काम क्या होता है, ये HCl के असर से पेट को क्या करता है, बचाता है। अब अगर एसिड, अब HCl ज्यादा मात्रा में बन जाए तो क्या हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। जब यही एसिडिटी लंबे समय तक बने रहे, या फिर म्यूकस की मात्रा कम हो जाए तो क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो अब फूड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या है, हार्मोन, कुछ एंजाइम्स बनते हैं, जो कि अगर इंटेस्टाइन में बन रहे तो वो क्या कहलाएंगे, इंटेस्टाइनल जूस कहलाते हैं। इंटेस्टाइन में जो जूस बना तो इंटेस्टाइनल जूस। अब ये क्या करते हैं, जो बचा कुचा तुम्हारा प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देंगे, बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट किसमें डाइजेस्ट होता था, लास्ट में ग्लूकोज में। तो ये सब डाइजेशन होता है। अब हमने बताया इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया, जबकि वो लंबी होती है। ये किस बेस पे रखे गए नाम इनके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसका डायमीटर कम होता है तो इसलिए उसे स्मॉल का, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है तो उसको कहा गया लार्ज। बात की जाए फूड जो है तुम्हारा जब तुम्हारा फूड पूरा क्या होता है, टूट जाता है, ग्लूकोज तक आ गया, तो उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है तुम्हारा, हमने बताया बिलाई, अगर हमने इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके देखें तो उसमें क्या बिलाई टाइप की पाई जाती है। बिलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे फूड क्या आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। और उसी में क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो कि हमने रेड मार्कर से बनाई थी। तो ब्लड वेसल्स से क्या होता है, जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड यानी कि सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में जो ग्लूकोज था वो क्या हो जाता है, ब्लड में आ जाता है। जब ब्लड में आ गया तो अब एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब बात करते हैं एसिमुलेशन की। एसिमुलेशन में क्या होता है, एसिमुलेशन में यानी कि फूड क्या होता है, रेस्पायर होता है। जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है, जो सब किया है, वो एसिमुलेट किया है, उसको एसिमुलेट करके एब्जॉर्ब किया है, उसको क्या करेंगे, रेस्पायर करते हो, क्या मिलता है, एनर्जी निकलती है। अब जब एनर्जी का यूज किसके लिए करते हैं, रिपेयर करने के लिए, वर्क करने के लिए, सेल वगैरह रिपेयर करनी या फिर वर्क करना, उसके लिए यूज किया। अब इसने कोई भी रिएक्शन हमने कहा 100% ट्रू मतलब होती नहीं कि 100% प्रोडक्ट बन जाए, कुछ बेस्ट मटेरियल बनता है। तो जो बेस्ट मटेरियल बनता है उसको क्या करना होता है, बॉडी से बाहर करना होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन के दौरान एक CO2 बनती है, जो वो हम रेस्पिरेशन से चलो बाहर कर देते हैं। अब जो बेस्ट मटेरियल फूड का बना वो किससे बाहर होता है, इजेशन से। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, इजेशन कहलाती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर करना। तो ये क्या करता है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड गया वो क्या होता है, म्यूकस की वजह से एडियर होता है, और क्या बनाता है, स्टूल बनाता है। स्टूल बाहर हो जाता है किससे, रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से बाहर हो जाता है। फिर हमने बताया लीवर गाल ब्लैडर के बारे में। लीवर क्या है, प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, बाइल जूस बनाता है, और क्या करता है, और ये स्टोर कहां पे होता है, जाके गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर क्या करता है, जब जरूर सेक्रेट कर देता है जब जरूरत होती है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, किसके, फैट के। तो इसी के साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा फिनिश होता है। अगले टॉपिक में हम रेस्पिरेशन लाएंगे, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।